नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता के दावे बैकफायर कर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट लंबी बातचीत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस सीज फायर के पीछे अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी और यह सीज फायर भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के आग्रह पर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ शब्दों में यह कह दिया कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही आगे करेगा। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। और आज ईरान से भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की धमकियों के बावजूद सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप को यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। आज हम आपको ईरान की उस सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट के बारे में भी बताएंगे, जिसे सिर्फ एक ही देश का बॉम्ब नष्ट कर सकता है और वो बॉम्ब अमेरिका के पास है, इजराइल के पास नहीं है। और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। अब तक तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले साइप्रस और अब क्रोएशिया जाकर तुर्की को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। आज हम सिर्फ 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया को डिकोड भी करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पूरी दुनिया को शर्ट के कॉलर पर यह टाई बांधना क्रोएशिया ने ही सिखाया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर और इसमें अमेरिका की मध्यस्थता पर चल रही राजनीति की तमाम दुकानों को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के रुकने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार फोन पर बातचीत हुई है। यह बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हुई और यह 35 मिनट तक चली। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच न तो किसी ट्रेड डील पर बात हुई है, न ही मध्यस्थता की कोई बात किसी भी देश ने की है। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधी बातचीत हुई थी और इस सीज फायर का आग्रह भी खुद पाकिस्तान ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से यह बात समझाई कि भारत ने इस मामले पर न तो पहले कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न आगे कभी करेगा। इसलिए जो ये सारी बातें चल रही थी कि ये कोई ट्रेड डील हुई थी जिसे अमेरिका ने करवाया था, अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई थी, इन सारी बातों से प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया है। सबसे पहले आप इस पूरी बातचीत के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय का ये औपचारिक बयान सुनिए और आपके मन में जो भी शंकाएं इससे पहले रही होंगी इस सीज फायर को लेकर, वो आज दूर हो जाएंगी। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा
और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। तो सीज फायर के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई थी और इस युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर सीधे एक दूसरे से बातचीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारे शक और गलतफहमियों को दूर कर दिया। असल में कनाडा में G7 समिट के दौरान इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी थी और ये सीज फायर के बाद इन दोनों के बीच होने वाली पहली बातचीत होती। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में ही वापस अमेरिका लौट जाने की वजह से ये बातचीत हो नहीं पाई और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और यहां तक कहा कि अगर संभव हो तो वो G7 समिट से भारत लौटते समय कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस में उनसे मिलते हुए जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और 35 मिनट तक उनसे फोन पर बात की। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का खंडन कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं से सीधे बातचीत करते हुए किया है और राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उनकी मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी, यानी अमेरिका की मध्यस्थता से यह सीज फायर नहीं हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, यह स्पष्टीकरण हमारे देश के उन सारे विपक्षी नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है जो सीज फायर को लेकर अब तक राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब सीज फायर पर यह दावा और राजनीति बैकफायर कर गई है और इससे बड़ा स्पष्टीकरण और इससे बड़ी सच्ची बात और क्या हो सकती है जब दोनों देशों के नेताओं ने आपस में सीधे बातचीत करके ये बातें कही हैं। तो आज ये एक बड़ी खबर है। हमारे देश के लोगों के मन में भी ये बहुत सारी शंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई कि ये सीज फायर कैसे हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग मंचों से ये बात कही कि उन्होंने ही ये सीज फायर करवाया है, उन्होंने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के बीच। उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्ध मत लड़िए, आप व्यापार कीजिए, आप ट्रेड कीजिए और उन्होंने एक ट्रेड डील की। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन सारी बातों को झुठला दिया है और किसी और के सामने नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खुद उन्हीं से बातचीत करते हुए। और आज ही ईरान से भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे और अपनी हार मान ले। 86 वर्ष के खामेनेई ने 79 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप को यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि जिस वक्त यह बयान आया है उससे पहले इजराइल की वायुसेना के 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में 20 मिलिट्री ठिकानों को अपना निशाना बनाया, उन पर हमला किया और इजराइल का दावा है कि इस हमले में उस न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान पहुंचा है जो तेहरान के पास नतांज नाम के इलाके में है। यह न्यूक्लियर साइट एक सुरंग में बना हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जून के बाद से अब तक इजराइल इस पर 4 बार हमला कर चुका है और यहां मौजूद ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के एक मिलिट्री बेस पर हमला करके उसके 5 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया है और यह मिलिट्री बेस जिस इलाके में था उसका नाम है करमानशाह और यह तेहरान से उतना ही दूर है जितना दिल्ली से मनाली या मुंबई से गोवा है। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और आने वाले दिनों में वो अपने हमलों को और तेज करेगा। आपको याद होगा अमेरिका भी यही कह रहा है कि अब ईरान के एयर स्पेस पर इजराइल का कब्जा हो चुका है।
हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक ब्रिगेडियर जनरल ने यह कहा है कि इस युद्ध में इजराइल का एक दिन का खर्च या एक दिन का जो बिल है वो है 725 मिलियन यूएस डॉलर्स का, यानी 6,200 करोड़ रुपए प्रतिदिन इजराइल इस युद्ध पर खर्च कर रहा है। तो युद्ध में कैसे पानी की तरह पैसा बहता है। जीत मिलती तो है, लेकिन जीत की एक कीमत भी होती है जो इस देश को अदा करनी पड़ती है। यह भी आज आपको देखना चाहिए। और इजराइल में भी इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि इजराइल हर रोज लगभग 6 से 6.5 हजार करोड़ रुपया इस युद्ध में झोंक रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमले नहीं कर रहा। ईरान ने भी इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है, जिन्हें वो फतह मिसाइल कहता है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। और ईरान का दावा है कि इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है। और ईरान के मुताबिक उसने अपने मिसाइल हमलों में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल आयरन डोम कहता है। पूरी दुनिया में आयरन डोम की चर्चा होती है। हम भी कई बार आपको आयरन डोम के बारे में दिखा चुके हैं। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इस आयरन डोम को नष्ट कर दिया है। तो दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। इजराइल भी दावा कर रहा है और ईरान भी दावा कर रहा है। और अमेरिका के इस दावे के बाद कि अब ईरान सरेंडर कर सकता है, ऐसा लग रहा था कि खमेनी कहीं छुप गए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो सरेंडर कर देंगे, लेकिन आज उन्होंने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया है कि अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी कहां पर छुपे हुए हैं, किस बंकर में छिपे हुए हैं। अमेरिका ये बात जानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का धैर्य अब खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जबकि खमेनी ने यह कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका अगर बीच में आया तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और खमेनी कुछ और कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी 1.5 घंटे तक बैठक की है। युद्ध की कवरेज को टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस युद्ध का एक दुखद पहलू भी है और वो ये कि इसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग टीवी पर इस युद्ध को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस को देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल के हवाई हमलों में अब तक 585 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि इजराइल ने ईरान के हमलों में अपने 24 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जाता है कि उसे युद्ध में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, उत्तर में कैस्पियन सागर है और ईरान के पूर्व और पश्चिम में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से उसे एक किले की तरह बचाती हैं, एक किले का रूप दे देती हैं और उसके लिए एक बहुत विशाल दीवारों का काम करती है। यानी ईरान जो है चारों तरफ से ऐसी चीजों से घिरा हुआ है कि उस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। और इस प्राकृतिक बनावट के कारण अब तक यही कहा जाता था कि ईरान में किसी भी देश की सेना के लिए घुसना और वहां युद्ध जीतकर वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और ईरान कभी भी युद्ध में हार नहीं सकता। लेकिन समय के साथ युद्ध की रूपरेखाएं बदल गई और आज इस नए युग का युद्ध ड्रोन से लड़ा जाता है और मिसाइलों से लड़ा जाता है। इसलिए अब युद्ध की रणनीति बदल गई है। अब किसी भी देश के लिए पहाड़ों, जंगल, रेगिस्तान और समुद्र से घिरे ईरान के अंदर घुसना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है
और इजराइल ने ईरान की इसी धारणा को इस बार तोड़ दिया। ये बात ईरान को भी समझ में आ गई होगी कि इस नए युग में उसे उसकी प्राकृतिक बनावट का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस युद्ध के बीच एक बड़ा दावा यह भी है कि इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल हमला किया है, जिससे मध्य ईरान में रिक्टर स्केल पर 2.5 की तीव्रता वाला भूकंप आ गया। तो सोचिए कितना बड़ा हमला हुआ होगा कि इजराइल में उस हमले की वजह से भूकंप आ गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस समय कवर कर रहा है और कुछ देश ईरान में न्यूक्लियर फॉलआउट की भी चिंता जता रहे हैं। जब किसी न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के कारण उसका रेडिएशन, धूल, राख और छोटे छोटे बारीक कण हवा में फैल जाते हैं और धीरे धीरे इनकी एक मोटी परत जमीन पर गिरने लगती है, तो इसे न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी जहरीली हो जाती है और लोगों की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो जलकर अपने आप गिरने लगती है। इसके अलावा कैंसर और रेडिएशन से बीमारियों का खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है और ये असर 1 या 2 साल नहीं बल्कि 50 वर्षों तक रह सकता है। और इस वक्त ईरान में भी इसी तरह के न्यूक्लियर फॉलआउट की चिंता जताई जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट पर हमला होने का दावा गलत है और ये साइट अब भी सुरक्षित है। इस न्यूक्लियर साइट का नाम है फोर्डो न्यूक्लियर साइट और ये ईरान के कोम शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर एक गांव के पास मौजूद है और इसी गांव को फोर्डो कहते हैं। ये गांव ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर उस इलाके में है जो एक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और इस पर्वत श्रृंखला को जैग्रोज माउंटेन्स या जैग्रोज पर्वतमाला कहते हैं। आज से 44 साल पहले वर्ष 1981 में जब इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट किया था, उस वक्त ये साइट्स जमीन के ऊपर मौजूद कुछ ढांचों में बनाई गई थी और इस वजह से इजराइल की वायुसेना के लिए इन न्यूक्लियर साइट्स पर बारूद गिराकर उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन ईरान ने इराक की गलतियों से सीख ली है और उसने अपने न्यूक्लियर साइट्स के लिए ऐसी जगहों को चुना जो प्राकृतिक रूप से काफी जटिल पर्वत श्रृंखला के नीचे हैं और जहां इजराइल का एक भी बॉम्ब या मिसाइल पहुंच नहीं सकता। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइट्स हैं ये पाताल में हैं, ऐसे पाताल में हैं जहां इजराइल का कोई बॉम्ब और मिसाइल नहीं पहुंच पाएंगे। ये साइट फोर्दो की पहाड़ियों से लगभग 300 फीट नीचे है और ये गहराई 10 फ्लोर की 3 बिल्डिंग्स के बराबर है। इसके चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा है, कई सुरंगें हैं, एक सपोर्ट बिल्डिंग है और पहाड़ों के बीच में 2 न्यूक्लियर यूनिट्स बनी हुई हैं जिनमें 3000 सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं। आम भाषा में इसे आप एक ऐसी मशीन कह सकते हैं जो यूरेनियम को शुद्ध करके उसमें प्योरिटी लाती है और अगर ये प्योरिटी 90% तक पहुंच जाए तो वो देश अपने ही दम पर न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मार्च 2023 तक ईरान ने इस साइट पर यूरेनियम में 83.7% की प्योरिटी हासिल कर ली थी। अब उन्हें सिर्फ 90% तक जाना था, 83% उन्होंने अचीव कर लिया था और ईरान यहाँ न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। हालांकि इजराइल की मजबूरी यह है कि उसके पास एक भी ऐसा बॉम्ब नहीं है जो ईरान की इन पहाड़ियों को चीरकर 300 फीट नीचे इस न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर सके। इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूक्लियर साइट पर मौजूद सपोर्ट बिल्डिंग, पावर प्लांट्स और सुरंग के प्रवेश द्वार को नष्ट कर सकता है, लेकिन वो ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज तक नहीं पहुंच सकता। ये काम पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश कर सकता है और उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के पास एक सुपर बॉम्ब है जिसका नाम है GBU-57 और इसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। ये 20 फीट लंबा है और इसका वजन है 13,607 किलोग्राम। इस बॉम्ब की बाहरी परत पर स्टील की धातु लगाई गई है जिससे जमीन या पहाड़ की सतह को 200 से 300 फीट तक चीरकर हमला करने में सक्षम है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा बॉम्ब है जो ईरान की इस न्यूक्लियर साइट तक पहुंच सकता है।
इस बॉम्ब को जिस विमान से दागा जा सकता है वो भी पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है और इस बॉम्ब को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। इस बॉम्बर को जिससे ये बॉम्ब दागा जा सकता है। ये विमान एक बार में 9,600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका चाहे तो अपने किसी भी एयरबेस से इस विमान को ईरान पर हमला करने के लिए भेज सकता है और उसकी न्यूक्लियर साइट को नष्ट कर सकता है। इजराइल चाहता था कि अमेरिका अपना यह खास विमान और यह बॉम्ब उसकी सेना को जरूर दे, लेकिन अमेरिका ने इससे तब इनकार कर दिया था और अमेरिका ऐसा सोचता है कि जब यह बॉम्ब और यह विमान पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास है तो ये ताकत भी उसी के पास रहनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल वो किस पर करेगा और किस पर नहीं, वो किसे मारेगा और किसे छोड़ेगा। आजकल के जो नए युद्ध हैं इस जमाने के, वो एक नई शक्ल ले रहे हैं। अब ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जिनके बारे में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। आम लोगों ने उस तरह के हथियारों को ना तो कभी देखा है ना हो उनका इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने इस बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो ये हमला कैसे हो सकता है और ये कैसा दिखेगा। हमारी ये कोशिश है कि न्यूज़ देखने का आपका जो अनुभव है उसे हम अब अगले स्तर पर लेकर जाएं, आपको न्यूज़ पहले से ज़्यादा बेहतर समझ में आए और हम आजकल नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपके न्यूज़ देखने के अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और इसीलिए अब हम अपने इस शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ख़ास तौर पर आपके लिए AI का इस्तेमाल करके हमने बनाया है ताकि आपका जो न्यूज़ का अनुभव है वो बेहतरीन हो सके। अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितने भी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रद्द किया है या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वो फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है और इनमें भी इराक का नाम सबसे ऊपर है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आजकल जो युद्ध आप देख रहे हैं, ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ईरान पर जो हमला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर हथियार बनाए। और अमेरिका ईरान से कहता है कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार या जितनी भी तैयारी आपने की है इसे सरेंडर कर दीजिए, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहीं के वहीं रोक दीजिए, आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। अब पूरी लड़ाई इसी बात पर है कि किसके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे और किसके पास नहीं होंगे। दुनिया में जो महापंचायत है बड़े बड़े देशों की, वो ये कहती है कि कुछ ही देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। अब नए जो लोग आ रहे हैं, नए देश आ रहे हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अब आपको कुछ उदाहरण से हम समझाते हैं कि जिस जिस देश ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्यागा है या उनसे छीन लिए गए हैं, उन देशों का क्या हश्र हुआ है। सबसे ऊपर है इराक का नाम। याद कीजिए, इराक एक जमाने में कितना शक्तिशाली देश हुआ करता था, एक अमीर देश था, समृद्ध देश था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर एयर स्ट्राइक की थी और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस वक्त इराक न तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की गोपनीयता को बरकरार रख पाया और ना ही इसकी रक्षा कर पाया। इराक की दो गलतियां, वो अगर न्यूक्लियर हथियार बना रहा था तो वो उन्हें गुप्त नहीं रख पाया,
सीक्रेट नहीं रख पाया और दुनिया को पता चल गया कि वो क्या कर रहा है। दूसरा, वो इनकी रक्षा नहीं कर पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 22 वर्षों के बाद वर्ष 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इराक पर हमला कर दिया और बाद में वर्ष 2006 में इराक के सर्वोच्च नेता सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। पहले उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में रखा, फिर उन पर मुकदमा चलाया और फिर उन्हें फांसी दे दी। उस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों में यह कहा जाता था कि अगर इराक के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो सद्दाम हुसैन को कभी फांसी ना होती और अमेरिका भी इराक पर हमला करने की हिम्मत ना करता। यही चीज यूक्रेन के साथ भी हुई। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उसके न्यूक्लियर हथियारों को रशिया, उसके जो न्यूक्लियर हथियार थे वो रशिया और यूक्रेन में बंट गए, जिनकी संख्या उस समय सैकड़ों में थी। उस वक्त यूक्रेन रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। यही यूक्रेन जो अभी रशिया से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वर्ष 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक समझौते पर चारों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसे हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहकर पुकारते हैं। यह एक सिक्योरिटी एश्योरेंस था जिसमें रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को कहा कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे और बदले में ये तीनों देश उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी गलती ये हो गई कि उसने ये सोचकर अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया उसे किसी भी युद्ध और हमले से बचाएंगे। लेकिन इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 2014 में रशिया ने ही यूक्रेन के क्राइमिया पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में वर्ष 2022 से यूक्रेन में रशिया से उसका युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन की 1/4 भूमि पर रशिया का कब्जा हो भी चुका है। अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर ना किया होता, इन बड़े बड़े पश्चिमी देशों की बातों में वो ना आया होता, तो शायद उस पर कभी हमला ना होता, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति होता और जो युद्ध आज वो लड़ रहा है वो युद्ध शायद उसके भाग्य में ना आता। यही गलती लीबिया से भी हुई। वर्ष 2003 में जब पश्चिमी देशों को यह पता चला कि लीबिया के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, तो उसके सर्वोच्च नेता मोहम्मद गद्दाफी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के डर से लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दिया, उसे वहीं रोक दिया। मोहम्मद गद्दाफी ने यही सोचा कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो दुनिया लीबिया की सुरक्षा देगी, उसकी रक्षा करेगी और उस पर कोई हमला नहीं होगा। और गद्दाफी को यह भी लगा कि उसके बाद वो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। लेकिन यहां मोहम्मद गद्दाफी से भी गलती हुई और सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी पश्चिमी देशों ने विद्रोही गुटों की मदद से बेहद कमजोर कर दिया। वर्ष 2011 में गृह युद्ध के दौरान लीबिया से भागते हुए मोहम्मद गद्दाफी की मॉब लिंचिंग हुई और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही चीज सीरिया के साथ हुई। वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रक्षा नहीं कर पाया और इजराइल ने वर्ष 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हवाई हमला करके उसे नष्ट कर दिया और बाद में सीरिया को पश्चिमी देशों की सेना ने एक युद्ध क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आते और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की रक्षा करने में कामयाब हो जाते तो इनकी स्थिति आज नॉर्थ कोरिया जैसी होती। इन देशों में और नॉर्थ कोरिया में क्या फर्क है? नॉर्थ कोरिया ने वर्ष 2006 में परमाणु हथियार विकसित कर लिए और आज स्थिति यह है कि वो अमेरिका पर हमला करने की धमकी देता है और हर दूसरे महीने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है। पूरी दुनिया जानती है उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन कोई देश ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया या यूक्रेन की तरह उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता, उसकी सीमा में दाखिल नहीं होता और ना ही उस पर हमला करता है। यह बात सही है कि इराक, ईरान, सीरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परमाणु हथियार वहां सुरक्षित नहीं है, उनका दुरुपयोग हो सकता है, इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, धार्मिक कट्टरवाद है और आतंकवाद भी इन देशों में बहुत ज्यादा है। तो परमाणु हथियार तो यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर इन देशों ने गलतियां नहीं की होती तो इन पर कभी कोई ऐसा हमला भी ना होता। आज लोग इराक में सद्दाम हुसैन को बड़ा मिस कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले सद्दाम हुसैन को एक विलेन बनाकर, खलनायक बनाकर दुनिया के सामने पेश किया गया था, लेकिन आज लोग कहते हैं कि अगर सद्दाम हुसैन होते तो इराक की यह हालत ना होती। और ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर नहीं आया था,
वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उस वक्त भारत पर अमेरिका समेत इन्हीं बड़े बड़े देशों ने कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और इन देशों में तब जापान भी शामिल था। कितना भारत को धमकाया गया कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भारत के परमाणु परीक्षण की आलोचना की और भारत पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दे। बाहर वालों को तो छोड़िए, हमारे देश की अपनी ही कुछ राजनीतिक पार्टियां ये चाहती थी कि भारत के पास अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, और इनमें एक प्रमुख पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। और इस पार्टी का जो बयान था वो मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूं, और आज मैं वो कागज अपने साथ लेकर आया हूं। ये CPIM का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और यही बात 18वीं लोकसभा में से मैंने निकाली है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स and other weapons of mass destruction including chemical and biological weapons। ये वो चाहते हैं कि इंडिया, भारत करे। इसमें कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का पोखरण में परमाणु परीक्षण करना भारत की विदेश और परमाणु नीति में एक खतरनाक चरण की शुरुआत को दर्शाता है, और इसने परमाणु हथियारों को लेकर दौड़ की स्थिति पैदा कर दी है। और आज भी CPIM के भारत में 4 लोकसभा में और 4 राज्यसभा में सांसद हैं, और केरल में पिछले बहुत सारे समय से 9 वर्षों से इसी पार्टी की सरकार है। और ऐसा नहीं है कि इस पार्टी का भारत के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर स्टैंड अब बदल गया है, अब भी वही स्टैंड है। इसने पिछले साल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में यही वादा किया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है उनका, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। इसमें इन्होंने एक तो ये कहा कि सारे जो हथियार हैं ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स, उन्हें खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। दूसरा वो ये भी उन्होंने लिखा है, रिज्यूमिंग टॉक्स विद पाकिस्तान फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर द प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशंस, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ये पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़े, दोनों देशों की जो कल्चरल रिलेशनशिप है, सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो दोनों देशों के बीच में हो, और दोनों देशों को आपस में खेल भी खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स में भी एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कहती है। आज तक पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये 2 हमले किए थे, और इसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। 2 शहरों में अलग अलग दिन 2 हमले किए गए थे। इस हमले के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों को अल्टीमेट गारंटर ऑफ सिक्योरिटी माना गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो आपके ऊपर कोई देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो इससे आपकी सुरक्षा जो है ये सुनिश्चित हो जाएगी। और यही कारण है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई देश अपने परमाणु हथियार विकसित कर रहा है तो उस पर हमले शुरू हो जाते हैं, और उस पर हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, और वो अपवाद है पाकिस्तान। आप सोचिए, जिस सिद्धांत को दिमाग में रखकर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए क्योंकि ईरान उनका दुरुपयोग कर सकता है, वो एक कट्टरपंथी देश है, क्या यही सिद्धांत पाकिस्तान पर लागू नहीं होता? आज एक बड़ा सवाल यह है कि जो नियम और सिद्धांत ईरान पर लागू होते हैं, इराक पर होते हैं, सीरिया, लीबिया जैसे देशों पर लागू होते हैं, वो सिद्धांत पाकिस्तान पर लागू क्यों नहीं होते? अमेरिका ये तो कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के मुकाबले पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है। खुद नेटो के मुताबिक पाकिस्तान में 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और बड़े आतंकवादी संगठनों को शरण मिली है। ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका को इसी पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था।
इसके बावजूद पश्चिमी देश और अमेरिका पाकिस्तान को एक खतरा नहीं मानते और अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान होंगे और राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें खास तौर पर लंच पर बुलाया है। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस देश की सेना और आतंकवादी संगठनों के बीच एक गठबंधन है, उस सेना के आर्मी चीफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर क्यों बुलाया और अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के आतंकवाद में इतना फर्क क्यों दिखाई देता है। यहां यह बात असामान्य नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, बल्कि खास बात जो असामान्य बात है वो ये कि जनरल असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने अकेले व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके साथ अमेरिका नहीं आए हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को मिलने के लिए बुलाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाते बल्कि आर्मी चीफ को बुलाते हैं। सोचिए, क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पाकिस्तान में असल में जनरल असीम मुनीर की सरकार चल रही है। असीम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ऊपर हैं और असल में वो पाकिस्तान के सुपर पीएम हैं और यह बात अमेरिका भी जानता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह जनरल असीम मुनीर की ऑफिशियल विजिट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह दावा किया गया है कि इस बैठक के पीछे इजराइल और ईरान का युद्ध हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। आमतौर पर ऐसी बैठकें तब होती हैं जब अमेरिका अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, और इस बार भी वजह शायद यही है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के सेना प्रमुख से मिलेंगे, क्या यूक्रेन के सेना प्रमुख से मिलेंगे, क्या किसी और देश के सेना प्रमुख से वो मिलेंगे? सेना प्रमुख से नहीं मिलेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे। लेकिन यहां प्रोटोकॉल कुछ टूटता हुआ सा दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, आर्मी चीफ को मिलने के लिए बुलाया है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार नहीं चल रही, बल्कि आर्मी चीफ की सरकार चल रही है, सेना की सरकार चल रही है। अब हम प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रोएशिया भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उससे पहले आप क्रोएशिया का ये वीडियो विश्लेषण देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री के इस दौरे की आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की है और वर्ष 1991 में जब यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ तब इससे 6 देश बने, जिनमें एक क्रोएशिया भी था। इस विभाजन से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने यूगोस्लाविया की यात्रा तो की जब ये एक बड़ा देश था, जब तक ये देश का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब क्रोएशिया अस्तित्व में आया
तब से लेकर अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर नहीं गया था। क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से इस देश की गिनती बहुत छोटे देशों के रूप में होती है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 56,594 वर्ग किलोमीटर है और इस मामले में यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के बराबर है, जबकि इसकी आबादी 40 लाख है, जो हमारे सिर्फ एक लखनऊ शहर की आबादी के बराबर है। अब आप इस नक्शे को देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का पहले साइप्रस जाना और अब क्रोएशिया जाना क्यों तुर्की के लिए एक बड़ा खास संदेश है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, सैन्य मदद भी भेजी और राष्ट्रपति एर्दोआन से स्पष्ट रूप से तब उन्होंने कहा था कि वो इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी तुर्की को भारत का रुख साफ कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में धीरे से उन्हें संदेश दे रहे हैं। तुर्की खुद को यूरोप का गेटवे यानी प्रवेश द्वार मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस और क्रोएशिया जाकर यह बताया है कि ये देश भी एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार हो सकते हैं। इनमें भी साइप्रस वो देश है जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का अवैध कब्जा है और भारत समेत ज्यादातर देश इस कब्जे को मान्यता नहीं देते। दूसरा, वर्ष 2023 में जब भारत में G20 का समिट हुआ, तब यह तय हुआ था कि भारत से यूरोप के बीच एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे ट्रेड रूट में समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस कॉरिडोर को साइप्रस और क्रोएशिया से भी जोड़ा जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन और नेटो का भी स्थायी सदस्य है, इसलिए क्रोएशिया का भारत को समर्थन बहुत मायने रखता है। तुर्की भी नेटो का स्थायी सदस्य है और इसलिए पाकिस्तान उसके समर्थन को बहुत अहमियत देता है। लेकिन अब भारत भी यही कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के क्रोएशिया जाने से तुर्की और पाकिस्तान दोनों को कुछ चिंता जरूर होगी। अब आपको क्रोएशिया के बारे में वो 5 बातें बताते हैं जो आपको हैरान करेंगी। पहली बात, पूरी दुनिया को शर्ट के कॉलर पर टाई बांधना क्रोएशिया ने ही सिखाया। ये जो टाई आप देख रहे हैं, ये टाई का जो नॉट है, ये पूरी दुनिया को बांधना क्रोएशिया ने सिखाया है। 17वीं शताब्दी में यहाँ के सैनिक गर्दन पर एक टाई बांधा करते थे जो उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में फ्रांस ने इस पहनावे को अपना लिया और धीरे धीरे टाई पहनने का ये तरीका पूरी दुनिया ने सीख लिया और संयोग देखिए कि आज ये टाई आप यहां भी देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अब ये टाई बांधी जाती है। दूसरा, हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्मों की शूटिंग के लिए क्रोएशिया को बहुत मनपसंद लोकेशन माना जाता है और गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। तीसरा, दुनिया में ऑल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार करने वाले मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म इसी देश में हुआ था। आज अगर आपके शहर में या गांव में या किसी दूर दराज के इलाके में बिजली की आपूर्ति करना इतना आसान हुआ है तो इसका श्रेय निकोला टेस्ला को ही जाता है। उनका जन्म यहीं हुआ। और चौथा, जैसे भारत में क्रिकेट को लोग धर्म की तरह मानते हैं, ठीक वैसे ही क्रोएशिया में फुटबॉल को एक धर्म की तरह माना जाता है। और ये इतना छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में इस देश की टीम फाइनल में पहुंच गई थी और इसने पूरी दुनिया को यह दिखाया था कि अगर जीत की भूख हो तो ये मायने नहीं रखता कि आपके देश का क्षेत्रफल या आबादी कितना छोटा या बड़ा है। अब आपको जल्दी से कनाडा में हुए G7 समिट के कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार।